The topic which I am going to start today is called mutual funds. Okay, it is the easiest chapter in the whole of your curriculum. लेकिन एक दो सम ऐसे कुछ हैं जो शायद अगर एग्जाम में आएंगे और आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको दिक्कत होगी. म्यूचुअल फंड में अपन सम्स के ऊपर जाएं उसके पहले कुछ ब्रॉड लिस्टेड थियरीज हैं. फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड क्या होता है, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड सो ऑन. तो पहले फटाफट मैं थियरी रिवाइज करती हूँ और उसके बाद जो भी गए सम्स होंगे ना वो अपन डिस्कस करके और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट नहीं किया है म्यूचुअल फंड के लिए, 1-1.5 घंटा आई थिंक इट वुड बी मैक्सिमम. आई हैव ट्राइड टू पिकअप सम 3-4-5 वेराइटीज़ जो ब्रॉडली कैटेगरीज को कवर होगी. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ म्यूचुअल फंड. मैं जब म्यूचुअल फंड क्लास में पढ़ाती हूँ ना तो मैं एक एग्जाम्पल बच्चों को हमेशा देती हूँ नंबर, और वो एग्जाम्पल ये है दैट सपोज कीजिए कि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट में, या स्टॉक मार्केट में आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हो. तो एक स्टॉक की वैल्यू सपोज करो 2,000 रुपये है और आपके पास में सिर्फ 1,000 रुपये है, तो आप वो स्टॉक नहीं खरीद सकते बिकॉज मिनिमम आपको एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं फंड मैनेजर हूँ और मेरे पास 100 लोग 100 पीपल, अगर 100 लोग मुझे 1,000 रुपये ला के देते हैं तो मेरे पास 1,00,000 रुपये आ गए, और उस 1,00,000 रुपये से अगर वो 2,000 वाला स्टॉक मैं खरीदती हूँ तो आई विल बी एबल टू गेट 50 स्टॉक्स जो कि आप नहीं खरीद पा रहे थे. ओके, एंड ईच वन ऑफ यू विल बी होल्डिंग 0.5 ऑफ दैट स्टॉक विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर. मतलब आप फ्रैक्शंस में स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते. आपको अगर स्टॉक होल्ड करना है तो कम से कम एक स्टॉक आपको होल्ड करना पड़ेगा. ये म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यूटिलिटी है जहाँ पे यू कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ शेयर्स एंड दैट टू इन फ्रैक्शंस, thereby giving you or providing the same level of diversification which you could have achieved buying at least one of the stock of each one of them. If you could understand exactly मैं क्या मीन कर रही हूँ. आप अगर आपने 500 स्टॉक, या बहुत ज़्यादा बोला मैंने, 200 स्टॉक अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आप हर एक स्टॉक अगर खरीदते तो जो आपका पोर्टफोलियो बनता और जो आपको डाइवर्सिफिकेशन की बेनिफिट मिलती, आप वही 200 स्टॉक 1,000 रुपये से खरीद सकते हो, लेकिन आपकी होल्डिंग फ्रैक्शंस में होगी. तो क्या फ़र्क पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन की बेनिफिट तो आपको उतना ही मिलेगा, वो अपने से आप नहीं कर सकते. ओके, सो व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फंड? अ म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट which pools the savings of the investors and invests in the capital market. The returns generated in the capital market would be distributed among the investors in the proportion of their holding. The fund is managed by a professional expert called fund manager. आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है वो रजिस्टर्ड होता है. कोई भी आदमी इस तरह से लोगों का पैसा जमा करके इन्वेस्टमेंट करने का क्लेम नहीं कर सकता. इफ़ यू वांट टू बिकम अ फंड मैनेजर यू विल हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ सेबी. Without that, you are not allowed to collect money from people and do any kind of investments on their behalf. Okay? मैंने कुछ theory लिख रखी है. I think it will be easy for us if we go through फटाफट this theory, so that we can give more time to the sums actually. Okay? अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे, a mutual fund is an organization in the form of a trust. इसकी फॉर्मेशन ट्रस्ट के जैसे होती है, which pools the savings of the investors to invest in the capital market in a variety of securities. The returns earned on the investment are distributed among unit holders in proportion of their holding. Okay, very easy to understand. आगे, there are broadly 2 types of mutual fund. मैंने theory लिखी, आप खाली सुन के लो. Open ended and close ended. क्या फ़र्क है दोनों में मैं बताती हूँ. अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी लाइक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ओके, अगर म्यूचुअल फंड का आईपीओ लाती है या इशू करती है एंड उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर अनलिमिटेड है एंड मेचोरिटी डेट पता नहीं है, तो वो वाली जो म्यूचुअल फंड होगी उसको बोलेंगे अपन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड. मतलब आप चाहो तो जब जाके कंपनी के पास में से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो और जब चाहो आप वो म्यूचुअल फंड कंपनी को ले जा करके वापस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आज खरीदे कल बेच सकते हो, और मतलब इट प्रोवाइड्स एम्पल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी एक्चुअली. ओके, एक दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम. इसके अंदर में द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द म्यूचुअल फंड इज लिमिटेड एंड द मेचोरिटी इज नोन. 3 साल 5 साल जो भी होगा उसके बाद वो म्यूचुअल फंड डिसकंटिन्यू हो जाएगा. ओके,
एक बहुत बड़ा फ़र्क जो होता है क्लोज्ड एंडेड में और ओपन एंडेड में वो ये होता है कि आपका जो क्लोज एंडेड का आईपीओ आता है ना, वो लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन रहता है। मतलब वो पीरियड ख़त्म होने के बाद आप कंपनी के पास डायरेक्टली जा करके आप खरीद नहीं सकते म्यूचुअल फंड्स और ना ही बेच सकते हैं। दैट मीन्स लोगों को या आपको ये लग रहा होगा कि हम तो अटक गए। मतलब बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं निकालना चाहती हूँ या कोई दूसरा इन्वेस्टर खरीदना चाहता है तो वो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स बेसिकली। ओके, दैट इज अ ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज्ड एंडेड स्कीम. Open-ended scheme provide continuous liquidity to the investors, and that is why we do not need to list them in the stock market or the secondary market, unlike closed-ended scheme. Okay? Advantages, ये बहुत simple है. High returns because it is managed by a professional expert. Then economies of scale, like अगर आप थोड़े पैसों पे स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो जो ब्रोकरेज आपकी जाएगी, और करोड़ों रुपए के अगर स्टॉक्स, वही सेम स्टॉक अगर बाय होता है या सेल होता है तो जो ब्रोकरेज जाएगा उसको उसमें बहुत फ़र्क होगा. आपको मैं बता दूं, इंस्टीट्यूशंस के लिए ब्रोकरेज की रेट बहुत कम होती है बिकॉज दे प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. तो अगर इन सब चीज़ों के कॉस्ट कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वी आर अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. Then tax benefits. There are many mutual funds available in the market which provide tax benefits, or they are allowed under Section 80C for the deduction of income tax. Okay? तो कैनरा रिबेको म्यूचुअल फंड एक है ग्रोथ स्कीम जैसे जिसमें मैंने डाला था पैसा, एंड इट गेव मी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एक्चुअली. टैक्स बेनिफिट्स, एक्सपर्ट एडवाइस. वी आर नॉट गुड एट एवरीथिंग गाइज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं घर भी देख सकती हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट सब कुछ उतनी कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस के साथ नहीं कर सकती. कोई एक काम को इंसान बहुत अच्छे से कर सकता है जिसमें हमारी एक्सपर्टीज होती है. तो लीव द जॉब टू द एक्सपर्ट. सिनर्जी बेनिफिट्स. आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो जितने स्टॉक्स वो बाय कर सकते हैं उतने स्टॉक्स हम नहीं बाय कर पाएंगे, बिकॉज ना तो हमारे पास में बैंडविड्थ है आइडेंटिफाई करने का, और ना हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं. तो इतने सारे स्टॉक्स को जब आप एक साथ में बाय करते हो तो आपको बहुत तरह की सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेगी, लाइक बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव ऑन आवर ओन बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट to the number of securities which we can buy, and there is a limit to the amount of investment that we can do. A mutual fund has got a huge amount of resources and good amount of expertise in terms of the market knowledge, and that is why they can do a better job than us, thereby leading to synergy benefits. Okay? एक और है डिसएडवांटेजेस. ये वो वाली थ्योरी है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो डिसएडवांटेजेस वापस से हाई कॉस्ट आ गया. क्यों? म्यूचुअल फंड की जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसने कितना भी कमाया हो, बहुत सारा पैसा फंड मैनेजर की फ़ीस में चला जाता है और उनके मैनेजमेंट और एडमिन कॉस्ट में चला जाता है, देयर बाय पुलिंग योर रिटर्न्स डाउन. ओवर डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. कभी कभी क्या होता है कि हमेशा डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट लाइक सजेस्टेड. वाई? आप ज़रूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे ना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप स्टॉक्स खरीद लिया और या ज़रूरत से ज़्यादा आप रिस्क को किल करोगे तो क्या होगा पता है आपको? आपके रिटर्न्स बहुत कम हो जाएंगे. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अ म्यूचुअल फंड. वो इतने सारे स्टॉक्स में पैसे डालते हैं. तो मेरे कहने का एक मतलब और भी था, जो चीज़ म्यूचुअल फंड की अच्छाई है वही चीज़ उसकी खराबी बन जाएगी. ओके? तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स, ये क्या है गाइस? बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं अगर सेबी ध्यान ना दे तो यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन दैट कैन हैपन विद द मनी ऑफ द पीपल. एक्चुअली इनके बहुत सारे डमी कंपनीज होती हैं. ओके? तो डमी कंपनी से पैसा डाइवर्ट कर देते हैं एंड दे कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल एंड दे यूज फॉर अदर पर्पसेज. ओके? तो हमें म्यूचुअल फंड से 10%, 15%, 20% रिटर्न मिलता है. मुझे नहीं लगता कि वो इतना कम कमाते हैं. इतना तो हम भी विदाउट हैविंग टू मच ऑफ नॉलेज कमा लेते हैं. दे एक्चुअली अर्न मच मोर, बट द पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि वो हमें पास करेंगे कि नहीं करेंगे. ओके? नाउ डिस्टर्बेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग. अब क्या होता है कि जो भी
टैक्स पेयर होता है या जो भी इन्वेस्टर होता है वो अपने टैक्स के ब्रिंज पे चल रहा होता है, थ्रेशोल्ड पे, मतलब मैक्सिमम लिमिट पे चल रहा होता है। अचानक से म्यूचुअल फंड ने कोई डिविडेंड दे दिया, अचानक से कोई इनकम दे दी, तो आपकी जो स्लैब है वही पूरी बदल जाती है। सो इट कैन ऑल्सो लीड टू डिस्टर्बेंस ऑफ द टैक्स प्लानिंग, and that is what I have written. An unexpected small income from a mutual fund can change the tax bracket of an investor, thereby spoiling the tax planning. Okay, this is also very important. Again, जैसे मैंने मर्जर में आपको बोला, आप रैंडमली बहुत सारी थियोरी मत याद करना, गिन के 4-4, 5-5 पॉइंट्स आप याद करो ताकि एग्जाम में कम से कम आपको याद तो आए। बहुत सारी एक साथ कर लोगे तो एक भी याद नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड के चैप्टर में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी एंड कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न्स। तो व्हाट इज अ एनएवी? आपने कभी भी अगर किसी कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू निकाली होगी, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लेस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सेम इज एनएवी इन केस ऑफ अ म्यूचुअल फंड। लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज, आप जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होती है या फिर इन केस आप कभी निकालना चाहो तो निकालते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में एनएवी डेली कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इज एनएवी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, वेयर व्हाट आर द एसेट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड? द स्टॉक्स इट होल्ड्स। तो क्या होता है कि मार्केट डेली चेंज होता है आपका, राइट? तो अगर मार्केट डेली चेंज होता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी डेली चेंज होती है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स लेस liabilities divide by number of units. What are number of units? Number of units are those units which have been issued by a mutual fund to the investors in lieu of their investment. So NAV can be also called as a calling card of the company. It is measured in terms of per unit and it is calculated daily. Okay? रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए ये एनएवी हुआ। इट्स वेरी वेरी, इस पे सम्स बहुत आएंगे आपको। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता है, एचपीआर का फॉर्मूला आपको पता है ना, आपने पोर्टफोलियो में पढ़ा होगा, राइट? तो डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 बाई P0 इंटू 100, ये नॉर्मल एचपीआर या होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला होता है। नाउ इसमें एक चीज़ और ऐड हो रहा है और वो है कैपिटल गेन्स पर यूनिट, डिविडेंड पर यूनिट और NAV1 माइनस NAV0। NAV0 पे आप बाय करोगे, NAV1 पे आप या तो सेल करोगे, अगर सेल नहीं किया है तो वो आपकी क्लोजिंग प्राइस हो गई। तो लेकिन कैपिटल गेन्स पर यूनिट क्या है? गाइस क्या होता है, जब फंड मैनेजर बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और कभी कभार अगर उन स्टॉक्स पे अगर फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन आया या बहुत अच्छे रिटर्न्स अचीव हुए, देन द फंड मैनेजर वुड वांट टू like distribute or share that part of the capital gain with the unit holders. Okay, तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि कैपिटल गेन्स पर यूनिट बाय डिफॉल्ट रियलाइज्ड है क्योंकि मिल चुका है इन्वेस्टर को, लेकिन NAV1 माइनस NAV0 कैन बी रियलाइज्ड, कैन ऑल्सो बी नॉन रियलाइज्ड। मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग रियलाइज्ड भी हो सकता है, आप ऑलरेडी बेच चुके हो, अगर आपने नहीं बेचा है तो भी साल में कम से कम एक बार तो आप अपनी रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे। तो प्लीज बी वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड ऑन दैट पार्ट, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गेन पर यूनिट एंड NAV1 माइनस NAV0। आई होप यू गॉट इट गाइज, इट इज सिंपल। अगर कोई डाउट है तो कैन ऑलवेज आस्क मी कि मैम ये नहीं समझा है, राइट? नाउ आपको मैं एक सम करा रही हूँ यहाँ पे, और सम है A has invested in 3 mutual fund schemes as per details, but it's a very popular sum actually, as per details below. इस सम के अंदर में इन्होंने दिया हुआ है 3 म्यूचुअल फंड के बारे में इन्होंने दिया है, MFA, MFB, MFC। उन्होंने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 50,000, एंट्री डेट की NAV मतलब NAV0 दिया हुआ है, टोटल डिविडेंड दिया हुआ है एंड क्लोजिंग NAV दिया, दैट्स NAV1। दिक्कत हमें इसके बारे में है, क्यों कि हमें NAV1 और NAV0 पर यूनिट दिया हुआ है, लेकिन हमें डिविडेंड टोटल दिया हुआ है। आप जब रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक अमाउंट टोटल और एक दो अमाउंट पर यूनिट नहीं ले सकते, या तो सारे टोटल होने चाहिए या सारे पर यूनिट होने चाहिए। तो इसके लिए हमें डिविडेंड को पर यूनिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सम क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 स्कीम्स टू मिस्टर A अप टू 31/3/04। तो हमें रिटर्न निकालना है बेसिकली, राइट? तो अगर इस टाइम आप देखोगे ना तो 1/12/03 से 31/3/04 4 महीने होते हैं। तो अपने क्या करेंगे, 4 महीने का रिटर्न निकालेंगे और उसको एनुअलाइज करेंगे, बिकॉज उन्होंने पर एनम बेसिस पे रिटर्न्स बोला है। ओके, नाउ व्हाट आई एम वांटिंग टू से इज दैट कि यील्ड निकालना है, इफेक्टिव बोला है, तो
आपको अगर इफेक्टिव निकालना है तो या तो आप 4 महीने की रिटर्न निकालो और उसको इंटू 3 कर दो, बिकॉज एक साल में 3-4 महीने होते हैं, राइट, दैट वे। या फिर आप उसको जैसे मैंने किया था ना EAY बॉन्ड के चैप्टर में, BEY एंड EAY, मैं यहाँ पे BEY मेथड से जा रही हूँ, ओके। आप चाहो तो इसको EAY भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट डिड आई डू, मैंने जो 50,000 जो अमाउंट दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट का, उसको मैंने डिवाइड किया 10.50 से। क्यों? उससे क्या हुआ कि मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल गए, और मैंने फिर डिविडेंड के अमाउंट को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड किया, तो मुझे डिविडेंड पर यूनिट मिल गया। एंड देन आई यूटिलाइज दैट वैल्यू टू कंप्यूट द रिटर्न फॉर 4 months. So 0.95% is the yield for 4 months, and into 3 will give you returns per annum. This is effective return. Okay, so you can use either one of them, see your comfort level, and then accordingly you can go ahead. इस सम में इसी तरह से सारे सम जाएंगे, इसलिए मैं ना भी आपको डिस्कस करूँ सारे, तो यू कैन मैनेज ऑन योर ओन। लेकिन सम में एक बात का जो आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि MFA हैज़ गॉट अ मेचोरिटी ऑफ 4 months, लेकिन MFB एंड MFC को गलती से भी आप 4 महीने मत यूज़ कीजिएगा, बिकॉज सब में मेचोरिटी अलग अलग है। सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन कैलकुलेट फॉर MFB ऑल्सो, एंड यू कैन कैलकुलेट फॉर MFC ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइज। एक और सम करते हैं, ओके। सन मून म्यूचुअल फंड sponsored open-ended equity oriented scheme Chanakya Opportunity Fund. There were 3 plans: A, dividend reinvestment plan; B, bonus plan; and C, growth plan. At the time of initial offer on 1/4/1995, Mr. Anand, Mr. Charu and Mr. Bachchan, 3 investors invested 1 lakh each and chose B, C and A plan respectively. सब में मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको बताऊँ कि ये plans हैं क्या। Now guys, पता है क्या आपको, mutual funds provide a lot of flexibility in terms of the schemes that you want to follow. For example, one scheme could be dividend reinvestment plan, or the other scheme could be bonus plan, other could be monthly income plan, then it can be growth plan. क्या फ़र्क है वो आप सुनो। इसमें क्या होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, आपको या 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो अलग अलग स्कीम्स में उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो क्यों अलग अलग स्कीम्स देते हैं वो लोग? वो इसलिए देते हैं, हर आदमी का इनकम पैटर्न और खर्च करने का तरीका अलग अलग होता है, तो दे प्रोवाइड यू ऑप्शंस कि वो आपकी इनकम को मैच कर जाए, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में अच्छी जॉब नहीं है, या आपका एज ज़्यादा है, या आप रिटायर हो चुके हो, तो आप अपने आप सैलरी भी नहीं रिसीव कर रहे हो, बिकॉज आपने जॉब छोड़ दिया, आप रिटायर हो चुके हो बेसिकली। तो इन दैट सिनेरियो आप सोचोगे कि मैं एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं कि मुझे मंथली इनकम आती रहे और मेरा घर का खर्चा चलता रहना चाहिए, राइट। अगर आपके पास में अच्छी जॉब है, तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल करके खर्च करोगे ना, आप अपनी सैलरी से अपने रिक्वायरमेंट्स मीट करोगे, और जो पैसे आपके आएंगे डिविडेंड्स के तौर पे, उसको आप री इन्वेस्ट करोगे। मतलब आप म्यूचुअल फंड को बोलोगे कि जो भी पैसे आप डिविडेंड दोगे, वो पैसे मेरे उस दिन के NAV पे आप री इन्वेस्ट करके मुझे और यूनिट्स बाय कर दो, ओके। सिमिलरली अगर ग्रोथ बोनस प्लान होगा, तो आप क्या बोलोगे, वो जो पैसे आप मुझे देने वाले थे उससे मुझे बोनस यूनिट्स इश्यू कर दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि वो जो पैसे आने वाले थे इनकम, उसको NAV में ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज इन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इज दैट उनको देना, वो सपोज करो अमाउंट 100 रुपया देना है एज अ डिविडेंड आपको, तो वो देंगे आपको 100 रुपया ही, पैकेजिंग और रीपैकेजिंग का फ़र्क आएगा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। ऐसा नहीं है किसी एक को ज़्यादा देंगे, किसी एक को कम देंगे, ऐसा नहीं है। ओनली द पैकेजिंग पार्ट, एंड दैट इज़ वाई the returns will vary very very minute 1-2% here and there from each, नेचुरल सी बात है ना, वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा उसके बीच में, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा है वो ख़राब है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड की जो भी स्कीम आप चूज़ करोगे, आपके इनकम पैटर्न को आपके मैच करना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल होना चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो रैंडम नहीं करना चाहिए, आप अपना माइलस्टोन्स बनाओ, अपने को 1 साल के बाद कितने पैसे लगेंगे या हर महीने कितने पैसे चाहिए एंड ऑल दैट। वो प्रोफाइलिंग करने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बीच में तोड़नी नहीं पड़ेगी। आप इन्वेस्टमेंट जब बीच में तोड़ते हो ना, तो आपके रिटर्न्स बहुत कम हो जाते हैं।
एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट कि अगर आपने 5 साल का फिक्स डिपॉजिट किया है, अगर आप बीच में फिक्स डिपॉजिट को तोड़ोगे तो आपके रिटर्न्स खत्म हो जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली सेम चीज़ बात कर रही हूँ मैं। ओके तो अपने को ये दिखाना है इसके अंदर में, ये सब अपने को दिया है, 3 लोग हैं, तीनों ने अलग अलग स्कीम को सब्सक्राइब किया है, तो अकॉर्डिंगली तीनों का हिसाब लास्ट में जाकर के अलग अलग होगा, मेथड एक ही होगा। अपने को ये बताना है कि तीनों में से किसने ज़्यादा रिटर्न दिया। तो पहला आएगा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, देन आएगा ग्रोथ प्लान, एंड एक और है बोनस प्लान। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। लेकिन सम में आगे बढ़ने के पहले एक पॉइंट में जो बोल रही हूँ आप नोट करना। अगर सम में फॉर एग्जांपल लिखा है ना, सन मून म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी और ओरिएंटेड स्कीम, चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड, एंड देयर वर 3 प्लान्स, ए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बी बोनस प्लान and C growth plan. At the time of initial, ये word is very important. You know why? I'll tell you why. Okay? और सम में उन्होंने डिविडेंड की हिस्ट्री दे रखी है। ये पूरा सम मतलब फ्रॉम डेट, ये डेट, फ्रॉम ये डेट टू ये डेट इज 10 साल 4 महीना। आई वुड आस्क यू टू कैलकुलेट एंड चेक इट आउट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। 10 साल 4 महीने का हिसाब है। तीनों लोगों ने 1-1 लाख रुपया तीनों डिफरेंट स्कीम्स में लगाया। हमको ये बताना है कि तीनों में से किसने ज़्यादा रिटर्न कमाई। ओके दिक्कत क्या आ रही है सम के अंदर में कि उन्होंने सम के अंदर में स्टार्ट में आपको ने 1 लाख रुपया दिया, बट किस प्राइस पे या किस एनएवी पे पैसे गए वो नहीं बोला है सम के अंदर में। क्योंकि अगर वो नहीं बोला है तो नंबर ऑफ यूनिट्स किससे शुरू होगा सम वो पता नहीं चलेगा। तो ध्यान देना, अगर सम में वर्ड इनिशियल ऑफर दिया है तो वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे किस एनएवी पे एंटर किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम दैट दे वुड हैव एंटर्ड एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10। ये ध्यान देना। मैंने एक और सम देखा है आरटीपी में, सेम सम है बिल्कुल, वहाँ पे उन्होंने इनिशियल ऑफर वर्ड यूज़ नहीं किया, मतलब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड चालू होने के बाद बीच में घुस रहे हैं। तो अगर वो बीच में घुस रहे हैं तो वहाँ पे 10 रुपया नहीं चलेगा, वहाँ पे किस एनएवी पे एंटर किया वो मेंशन करना पड़ेगा, और उन्होंने मेंशन किया है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट। ओके मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो गैस यहाँ पे ये परसेंटेज दिया हुआ है पूरा। तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है। Dividend percentage will always be applied on face value. Okay, then bonus plan, और ये dividend reinvestment plan के लिए applicable NAV होगा, ये bonus plan के लिए होगा, और ये growth plan के लिए होगा, right? लिखा है on 31st July all 3 investors redeemed all the balance units. Calculate the annual rate of return of each of the investors. Long-term capital gains is exempt from income tax, and short-term capital gain is subject to 10% income tax. Short-term tax दिया हुआ है 10% का, STT 0.2%, एंड बोला इग्नोर द एजुकेशन सेस। तो कैसे पूरा एक शेड्यूल बनाते हैं। आगे मैं बढ़ रही हूँ, एक पॉइंट जस्ट आपको एक पॉइंट और बोलना चाह रही थी, और वो ये है दैट कि आप कोशिश ये करना कि आप फॉर्मेट याद कर लो। ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसमें सम के अंदर में, ये फॉर्मेट वही फॉर्मेट है जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ तो जो मेरे घर पे स्टेटमेंट आता है ना वो इसी फॉर्मेट में आता है। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा तो सम करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपको ध्यान देना है कि फॉर्मेट और उसकी हेडिंग्स प्रॉपरली याद करके जाओ, वरना आप सोचोगे कि सम क्लास में बना, यहाँ नहीं बन रहा है। ओके तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने डेट लिया है 1 से। हमेशा ये वाले सम्स आप 0 डेट से चालू करना, 0 डेट से, सेकेंड डेट से नहीं। ओके तो यहाँ पे मैंने NAV 10 अज्यूम किया है, बिकॉज दिया हुआ नहीं था तो मैंने सोचा इनिशियल ऑफर पे 10 रुपया होना चाहिए। फिर डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अमाउंट अपने, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब 1/4/1995 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। ओके तो आपको कितने मिलेंगे? 10,000। कैसे चलना चाहिए गाइज? 1 lakh divided by 10 will give you 10,000 units, cumulative units 10,000। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका डिविडेंड जब भी आएगा उस दिन की NAV के हिसाब से वो डिविडेंड री इन्वेस्ट होगा और वो आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स में ऐड हो जाएगा। ओके अगले डेट को NAV थी 30.70 की, और उन्होंने डिविडेंड देखो आप कितने का दिया है। डिविडेंड दिया है 20% का। ओके 20% विल बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट भी बनाया है, लुक एट हियर। सिंस ओपनिंग NAV इज नॉट प्रोवाइडेड वी अज्यूम इट
टू बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑन IPO, पॉइंट नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज इक्वल टू ₹10. डिविडेंड इज 20% एंड इट विल बी ऑलवेज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू ऑफ 10. ये आया ₹2. फर्स्ट डेट को आपके पास में 10,000 यूनिट है, 10,000 पे ₹2 का मतलब हुआ 20,000 रुपये. ओके, और यही 20,000 रुपये यहाँ पे आया है. वो 20,000 रुपया विल बी री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 30.7, देयर बाय गिविंग यू 651.47 number of units. Always remember, mutual fund units will be held in decimals. They would be never rounded off. Okay, राउंड ऑफ करेंगे तो सबका मिलके पता नहीं कितने यूनिट्स हो जाएंगे, तो वो डेसिमल्स में जाएगा, और डेसिमल्स को ज़्यादा राउंड ऑफ आप मत करना. तो आपके पास 10,000 पहले से थे, उसमें 10,000 मैंने ऐड कर दिया, तो वो बन गया 10,651.47. ओके, आपको वापस से डिविडेंड आया, कितने परसेंटेज का है, जस्ट लेट अस सी, 70%. 70% ऑन व्हाट, 10 रुपीज़. तो 70% ऑन 10 रुपीज़ इज ₹7. तो 10,651 यूनिट्स पे ₹7 मिला. On 31/3/2000, the NAV is 58.40 and the amount of dividend would be, guys, ये जो अमाउंट है ना आपका, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट में डिविडेंड का अमाउंट मल्टीप्लाई होगा. तो मैं अगर क्वेश्चन देखूं तो वहाँ दिख रहा है 70%, मतलब ₹7 पर यूनिट, बिकॉज 70% वुड बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू. तो अगर इफ़ आई राइट 10,651.47 into 7, तो आई गेट 74,560.29. ओके, और ये री इन्वेस्ट होगा 58.4 पे, तो मुझे मिलेगा 1276.71, और वो पहले दिन वाला में ऐड होगा, मतलब 1276.72 प्लस 10,651.47. तो मेरे पास में क्लोजिंग यूनिट्स आ रही है 11,928.188. अगले डेट को जाते हैं, वहाँ पे NAV चल रही है 42.18 की, और उस दिन डिविडेंड आया है ₹4 का, 40% ऑन 10 रुपीज़. तो 11,928.188 इंटू 4 विल गिव मी 47,712.752. ये अमाउंट विल बी री इन्वेस्टेड एट 42.18 and we get 11,301.17, and this will be added to 11,928.18 and the closing units become 13,059.35. अगली डेट को आते हैं, यहाँ पे NAV चल रही है 44.45 की, and the amount of dividend has been 2.5 rupees per unit. मतलब क्या हुआ, ₹10 पे 25%. ओके, तो इंटू 2.5 will give me 32,648.375 to be reinvested at 44.45 and I get 734.497 units, और वो पहले वाले यूनिट्स में ऐड हो जाएंगे. पहले वाले कितने थे, 13,059.35 and I get 13,793.85, ये वाला अमाउंट, राइट. अब ये यूनिट्स पे मुझे मिलेगा फिर से ₹4 का डिविडेंड ऑन 24/3/2005. ध्यान रखना कि जो भी डेट को डिविडेंड नहीं दिया है, मैंने वो डेट ही इग्नोर कर दी, कोई मतलब नहीं है लेकर के. ओके, तो अगर मैं इंटू 4 करती हूँ तो मेरे को अमाउंट आता है 55,175.39. ये अमाउंट को इस रेट पे री इन्वेस्ट करेंगे, डिवाइड बाय 48.1 एंड आई गेट 1147.097, और वो ऐड होके क्लोजिंग यूनिट्स ये आ गए. एंड इन्वेस्टर चाह रहा है ये सारे यूनिट्स 31/7/2005 को रिडीम करना चाहता है, राइट. तो उस दिन की अगर आप रेट देखोगे प्लान ए में, तो आपको दिखेगा 53.75. आप चेक करो, ये सारे यूनिट्स हम 53.75 पे रिडीम करेंगे तो कितना मिलेगा, इंटू 53.75 पे रिडीम करती हूँ, देखो आपको क्या मिल रहा है. सो 14,940.95. इफ़ आई डू दैट आई गेट इंटू 53.75 8030. देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, सेल प्रोसीड्स ये निकाला है ऑन 31st of July 2005 माइनस STT एट द रेट ऑफ 0.2%. ये वाला, ये शॉर्ट टर्म टैक्स में मुझे समझाना है कुछ. गाइस, आपको चेक करना है कि कौन से यूनिट्स वो हैं जिसको 1 साल पूरा अभी नहीं हुआ है. ओके, तो आप देखोगे जा करके कि ये वाले जो यूनिट्स हैं ना, ये वाले,
इनको भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, राइट। और आपने एक्वायर किस रेट पे किया था? आपने एक्वायर किया था 48.10 की रेट पे, राइट। और आप बेच कितने पे रहे हो? आप बेच रहे हो 53.75 है। लेकिन जब आपने बेचा तो 1147.097 पे आपको 53.75 पूरा थोड़ी ना मिला है, आपको 53.75 में से एसटीटी काट के मिला है। मतलब आपको क्या मिला? 53.75 माइनस 0.2% मिला, राइट। तो आपको काट के पैसे मिले हैं, तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स वुड बी अप्लाइड ऑन नेट रियलाइज्ड अमाउंट। जो मेरे हाथ में आया है वो टैक्सेबल होगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे 0.2% लगाया है, माइनस द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ 1147.10 यूनिट्स, एंड ऑन दैट वी हैव अप्लाइड 10%। इन सब को आप माइनस करोगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड आएगा। अगर 8 लाख को आप 1 लाख से माइनस करके रिटर्न्स निकालोगे तो आपको 10 साल और 4 महीने का रिटर्न आएगा, जो कि ये वाला है। 10 साल 4 महीने का रिटर्न है 700.834%, और उसको आप 10.33 ईयर्स, क्यों 10.33? बिकॉज 10 साल एंड 4 महीना इज इक्विवेलेंट टू 0.33 years, okay? Then you get a return of 67.84% per annum. I don't think it is very very difficult, guys, but आप करके जाओ। अभी तो पेपर में आया था, अभी ऑफ लेट ओनली आई थिंक इट वाज आस्क्ड, एंड जब भी आएगा तो 8 मार्क्स के लिए, सो इजी मार्क्स एक्चुअली, इससे ज़्यादा इसी कुछ नहीं हो सकता। एक और करते हैं, प्लान बी, दैट इज बोनस प्लान। यहाँ पे एनएवी से कोई मतलब नहीं होगा। बोनसेस आर रादर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायर होल्डिंग, राइट। तो 1/4/1995 से सम चालू करी 0 डेट से, वही 1 लाख को 10 रुपये के हिसाब से 10,000 यूनिट्स, क्यूमुलेटिव भी 10,000। फिर 31/3/2000 को इन्होंने बोनस इशू किया 5:4 का। मतलब आपके पास अगर 4 है तो आपको 5 मिलेंगे, तो 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 12,500 यूनिट आपको मिले, और ये जुड़ गए। वापस इन्होंने 1/3 दिया, तो 22,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 7,500 आएगा, और वो भी यहाँ पे जुड़ गया। वापस से 1:4 का दिया, और आपके पास में ये यूनिट्स हो गए। सेम तरीके से आप कैलकुलेशन करके सेल प्रोसीड्स निकालोगे, एसटीटी निकालोगे। यूजुअली हम ये बोलते हैं कि द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ अ बोनस इज 0, बट मैं नहीं मानती म्यूचुअल फंड में द एक्विजिशन कॉस्ट इज 0, बिकॉज वो पैसे तो मेरे ही है ना अल्टीमेटली। मैं अगर मतलब बेसिकली अगर वो मैं बोनस यूनिट्स नहीं लेती तो मैं कैश लेती या कुछ और लेती, राइट। तो वो एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ अ बोनस शेयर इन अ कंपनी इज 0, बिकॉज वो जो पैसा आपको देने, वो जो बोनस शेयर इशू करती है जब कोई कंपनी, तो ऐसा नहीं कि आप बोनस ले लोगे तो आप कैश ले लोगे, वो आपके हक का पैसा नहीं है, आपको जो देगा वही लेना पड़ेगा। बट इन दिस केस इट इज़ नॉट लाइक दैट। द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ बोनस विल नॉट बी 0 एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो आपका ही पैसा है, वो बोनस के तौर पर आपको दे रहे हैं, राइट, दैट वे। तो इसलिए मैंने तो 0 नहीं लिया है, इसलिए 22.98.2% ये बेचने की प्राइस है, ओके। ओएसटीटी काट के, और जिस डेट को ये 7,500 है ना, ये वाला, इसको 1 साल पूरा नहीं हुआ है, उसको टैक्स लगेगा। तो जिस डेट को ये वाले इशू हुए हैं यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस, उस दिन रेट थी 19.95 की एनएवी इसकी बोनस प्लान के अंदर में। तो मैंने 19.95 को एक्विजिशन कॉस्ट लिया है, एंड उसके ऊपर टैक्स निकाल के सेम कैलकुलेशन वी हैव टेकन आउट 73.3580% पर एनम, ओके। सिमिलरली इन ग्रोथ स्कीम गाइस कुछ भी नहीं होगा। आपने 10,000 यूनिट शुरू में बाय किया, बीच में कोई एक्टिविटी नहीं है 10 साल 4 महीने तक, जो भी बीच में ये पैसे दे रहे थे इन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड बोनस, वो सारा पैसा ये एनएवी में एडजस्ट कर रहे हैं। देखो आपको समझ जाएगा, देखो ना 8 ये आया ना, आप एनएवी को देखो ना, एनएवी खुद ही आपको 8 लाख के लगभग आंसर दे रही है, राइट। यहाँ पे सिर्फ एसटीटी कटेगा, टैक्स नहीं आएगा शॉर्ट टर्म का, और सेम तरीके से आप रिटर्न निकालोगे तो आपको रिटर्न आएगा 69.61। On the basis of the calculation, I think best yield has been provided by the bonus plan. I mean, there is nothing like very complicated, but yeah, you have to write and practice. That's very, very important for you. Okay? Next question, question number 3, computation of NAV. Okay, now, based on following information, determine the NAV of a regular income scheme on per unit basis. ये सम मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये सम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, और एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बताते हैं, राइट। तो लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट दिया है 20 करोड़, कैश इन हैंड दिया है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट दिया है 4.3,
फिर लिखते हैं ये लोग ऑफ दीज, मतलब 4.3 में से बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड है 1 करोड़, मतलब 3.3 लिस्टेड है और 1 लिस्टेड नहीं है। ओके, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट 4.5 करोड़, डिविडेंड अक्रूड दिया हुआ है 0.8, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, ये लाइबिलिटीज हैं, एक्सपेंडिचर अक्रूड, नंबर ऑफ यूनिट्स, करेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100। मतलब इसका मतलब क्या समझ रही हूँ मैं, ऊपर दिया था ना ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, तो बोला 4.5 करोड़। तो क्या मैं ये समझूं कि जब मैंने पैसे लगाए 4.5 करोड़ तो उस समय वैल्यू चल रही थी 100 और अब हो गई है 106.5, इफ एट ऑल वी नीड टू मार्क टू मार्केट। फिर लिखा हुआ है द लिस्टेड शेयर से परचेज व्हेन इंडेक्स वाज 1000। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब शेयर्स हमने बाय किए ना तो उस समय इंडेक्स 1000 पे था, लेकिन अब इंडेक्स 2300 पे है। तो आपने पैसे कितने लगाए थे? 20 करोड़। तो 20 करोड़ डिवाइड बाई 1000 इंटू 2300 करेंगे तो मार्क टू मार्केट आ जाएगा। एक और डेटा दिया है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एट एनएवी डेट 8 करोड़। इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला याद करो आप, ये वाला पार्ट। 4.3 में से 1 नॉन लिस्टेड था, 3.3 लिस्टेड था। वो जो 3.3 लिस्टेड था उसकी अब वैल्यू हो गई है 8 करोड़। गाइस ये पूरा डेटा यूज़ करके हमें निकालना पड़ेगा बेसिकली एनएवी ऑफ द फंड। ओके, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट मैं क्या बताना क्या चाह रही थी, एक यहाँ पे लाइन लिख रखी है, देयर हैज़ बीन अ डिमिनिशन ऑफ 20% इन द अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। वो जो 1 CR था ना वो 20% से कम हो गया है। एंड अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट, ये लाइन फॉर मी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? इस सिक्योरिटी के बारे में 3 बार डेटा दिया है। पहला दिया कि भाई हमने इतना लगाया, कितना लगाया, वेयर इज़ दैट, 4.5 करोड़ लगाया हमने, राइट 4.5 करोड़ लगाने के बाद बोला कि हमने 100 पे लगाया था, उसकी वैल्यू ऑफ 106.5 हो गई। फिर नीचे जाके बोलते हैं दैट अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज विल बी शुड बी टेकन एट कॉस्ट। अगर ये लाइन नहीं दी हुई होती तो हम क्या करते, 4.5 करोड़ डिवाइड बाई 100 इंटू 106.5 वैल्यू लेते इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एनएवी। बट क्योंकि ये लाइन दे रखी है इसलिए हमें 4.5 करोड़ ही लेना पड़ेगा। जिस तरह से ये गूफ अप किया है, हमको एग्जाम में 2 बार 3 बार पूछा, कभी दिया था ये लाइन, कभी नहीं दिया था। तो आप केयरफुल रहना। अगर आपको ये रहेगा कि नहीं मैंने तो सम किया हुआ है, बस वही मेथड से जाओगे, तो आप शायद कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह का गूफ अप वो सिर्फ एक सिक्योरिटी के साथ करेंगे, वो किसी भी सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। तो कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी कैसे होगी, वैल्यू ऑफ शेयर्स का मैंने मार्क टू मार्केट कराया तो 46 करोड़ आया। बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड उन्होंने बोला है 20% का डिमिनेशन, ये मैंने लिया। लिस्टेड एंड कोटेड 3.3 था और अब उसकी वैल्यू 8 करोड़ है। डिविडेंड अक्रूड, याद रखना, वैसे तो कंजर्वेटिव वैल्यूएशन मेथड लेते हैं, लेकिन डिविडेंड एक बार अनाउंस हो गया तो वापस रिट्रीट नहीं होता, कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, इसलिए लिया है। अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर अक्रूड लाइबिलिटी है। देन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट 4.5 लिया है बिकॉज नीचे में वो लिखा था। ओके, एंड कैश इन हैंड हैज़ बिन एडेड एंड द एनएवी वुड बी 271.30। वाई 0.2? बिकॉज सारा डेटा करोड़ में था, नंबर ऑफ यूनिट्स लैक्स में थे, तो उसको भी करोड़ में कन्वर्ट किया। गाइस आई थिंक देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सम्स ऑफ एनएवी इन द ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो, वो सारा इतना मुश्किल नहीं। आप एक एक बार भी करोगे ना तो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, आपको दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा। मार्क करके छोड़ देना कौन से सम दोबारा देखने हैं, सारे नहीं देखने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड में सारे सम्स क्यों देखोगे, 30-40 सम होंगे लगभग, तो उसमें से 10 सम आप देखोगे सारा कवर हो जाएगा, बिकॉज बाकी सारे रिपीट मेथड से जाते हैं। लेकिन लिख के प्रैक्टिस करना, बिकॉज लिखोगे नहीं तो ब्रेन रजिस्टर नहीं करेगा उस, लेकिन एक ही बार करो बट लिख के करना आप। ओके, मैंने 1-2 सम और भी डाल रखे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था शायद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि एक सम में शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेनसन अल्फा का यूज़ करके तो आपको कराने वाली हूँ। तो ये सम मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये सम मेरा बहुत फेवरेट है और एग्ज़ाम में अब तक आया नहीं है। क्यों नहीं आया है ये मैं नहीं बता पाऊँगी आपको। तो आप प्लीज़ एक बार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप पॉज करो वीडियो को और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा करके शार्प, ट्रेनर एंड जेनसन अल्फा का फॉर्मूला रिवाइज करो और वापस आओ। उसके बाद अपने ये सम करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी नाइस सम एंड परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अ पेपर फॉर 8 मार्क्स। ओके, और मैं सम आगे बढ़ा रही हूँ, आप पॉज कर सकते हो।
तो बेसिकली यहाँ पे शार्प रेशियो क्या होता है? शार्प रेशियो होता है आरपी माइनस आर एफ बाई सिग्मा पी, और ट्रेनॉर रेशियो होता है आरपी माइनस आर एफ बाई बीटा पी। तो आपने ध्यान अगर दिया तो आपने नोटिस करना चाहिए था कि दोनों रेशियो में न्यूमरेटर सेम है आरपी माइनस आर एफ, डिनोमिनेटर में शार्प रेशियो में टोटल रिस्क लेते हैं और ट्रेनॉर रेशियो में सिर्फ बीटा लेते हैं, बस यही फ़र्क है। और इसी चीज़ को इस सम में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड के बारे में दिया है, डी म्यूचुअल फंड एंड के म्यूचुअल फंड, ईच हैविंग क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स। NAV एज ऑन 31/12/2014 ऑफ इक्विटी स्कीम्स ऑफ डी, NAV दिया हुआ है 70.71, consisting of 90% equity, 99% equity and remaining cash, and that of K का 62.5 is a NAV, जिसमें 96% इक्विटी है और बाकी कैश है। ओके इन्होंने क्या बोला? शार्प रेशियो दिया हुआ है डी का और के का, ट्रेनॉर रेशियो दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों के दिए हुए हैं। देयर इज नो चेंज इन द पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट इज ₹3 पर यूनिट फॉर दिस स्कीम्स। ये एनुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। इफ शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ, calculate expected NAV after a month for the schemes of both the funds. For calculation, consider 12 months in a year and ignore the number of days for particular month. पहले मैं समझाऊंगी पूरा सम आपको। ये समय इन्होंने क्या किया, मैं डी का समझाती हूँ, के का आप खुद से भी कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल डी का इन्होंने म्यूचुअल फंड का ओपनिंग वैल्यू दी है, वो कितनी दी है? 70.71। 70.71 में से 99% इक्विटी है और बाकी 1% आपका कैश है। ये लोग सम में क्या बोल रहे हैं कि आप एक महीने के बाद का NAV कैलकुलेट करो, ठीक है। अब एक महीने के बाद का अगर आपको NAV कैलकुलेट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इक्विटी कंपोनेंट एक महीने में कितने से बदला और कैश में से आपने कुछ खर्च किया या कुछ आया क्या। ओके तो इक्विटी कंपोनेंट कितने से बदला ये जानने के लिए इन्होंने क्या किया है कि शार्प रेशियो और ट्रेनॉर रेशियो दिया है, ठीक है। तो शार्प रेशियो दिया हुआ है 2 और वो 2 RP माइनस RF बाई सिग्मा पी, और इन्होंने सिग्मा पी भी दिया है 11.25। तो जब मैं फॉर्मूला सेट करूंगी ना RP माइनस RF बाई सिग्मा पी इक्वल टू 2, तो आपके पास में दो डेटा है, आपके पास में सिग्मा पी का भी डेटा है और आपके पास शार्प रेशियो भी है, राइट। तो आप क्या करोगे कि आप सॉल्व करोगे ना तो आपको RP माइनस RF का फिगर आएगा, डिफरेंस आएगा, ओके। वो RP माइनस RF आप ट्रेनॉर रेशियो के फॉर्मूला में सेट करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको बीटा मिल जाएगा डी का। तो बीटा जो मिलेगा वो क्या काम आएगा, उससे हमको ये पता चलेगा कि ये डी का मार्केट के साथ में क्या सेंसिटिविटी है, क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि मार्केट 5% से नीचे गया है तो अज्यूम करो कि अगर मार्केट 5% से गया है, और अगर अज्यूम करो, हाँ मुझे नहीं पता क्या आंसर है यहाँ पे, तो अज्यूम करो कि डी का बीटा 2 आता है, मतलब अगर मार्केट 5% से गोज डाउन नीचे गया, अगर मार्केट 5% से नीचे गया तो डी 10% से गया होगा क्योंकि रिलेशनशिप डबल की है। तो अगर बीटा 2 है मतलब अगर मार्केट 1% से नीचे गया तो डी 2% से नीचे गया होगा। तो सिमिलरली अगर मार्केट 5% से नीचे गया तो डी वुड हैव गॉन डाउन बाय 10%। तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विटी की नई वैल्यू एक महीने के एंड पे क्या होगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि 3 रुपीज़ पर यूनिट का खर्चा है पूरे साल में, तो एक साल को अपन एक साल में उसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 रुपीज़ डिवाइड बाय 12 करोगे आप तो आपको 25 पैसा आएगा, मतलब प्रो रेटा करना पड़ेगा ना आपको। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका कैश कंपोनेंट आएगा वो जो 1% है उसमें आप 25 पैसा माइनस कर दो, बिकॉज वो खर्चा है। अगर पैसे का इन्फ्लो होता तो हम ऐड कर देते। इन दोनों की न्यू वैल्यूज़ को ऐड करके आप नया NAV बताओगे। इतना ही सिंपल ये सम है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सॉल्व किया उन्होंने। तो शार्प रेशियो RP माइनस RF बाई सिग्मा पी एंड RP माइनस RF बीटा पी। अब लिखा हुआ यहाँ पे, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द क्लोजिंग NAV वी नीड टू बाइफरकेट द इक्विटी एंड कैश कंपोनेंट सो दैट इक्विटी कैन बी मार्क्ड टू मार्केट एज इक्विटी वुड फ्लक्चुएट एंड कैश वुड रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। देन फॉर MFD लिमिटेड तो पहले बाइफरकेशन करी, 70.7 को हमने बाइफरकेट किया तो 70 इज इक्विटी एंड 0.71 इज कैश। अब देखो जस्ट लुक एट दैट, मैंने बोला ना RP माइनस RF की वैल्यू आ गई।
और फिर उसको बिठाया 22.5 जो ये आया था ना, इसको सब्सटीट्यूट किया तो बीटा की वैल्यू आई 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट आपका 5% से नीचे गया है तो अपना जो इक्विटी कंपोनेंट है 70 रुपये का, वो 5 इंटू 1.5, आई थिंक दैट शुड बी 7.5% से नीचे जाएगा। And that is why 70 minus 70.5% giving you 64.75. Now equity component is this, then cash component ये था, उसे 25 पैसा आपने माइनस किया खर्चे का, और ये आपका आ गया नया NAV फॉर D। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन चलेगी K के लिए भी, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो बिल्कुल आराम से, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, और ये आपका इसका आंसर आ गया। दिस इज़ दैट ईजी, बट दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, एंड आई एम, पता नहीं मुझे ये भी कभी कभी लगता है कि इन्होंने अब तक पूछा क्यों नहीं एग्जाम के अंदर में, राइट? दे कुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज 2017 में, आई थिंक 2017 में इन्होंने एक सप्लीमेंट्री इशू करी थी, उसमें इन्होंने ये सम डाला था जो कि पेपर में अब तक नहीं आया है। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस सम। आप प्लीज़ लिख के प्रैक्टिस करो, वरना लिखने में फ्लो आप भूल जाओगे। एक लास्ट सम म्यूचुअल फंड में, एंड देन वी आर डन विथ म्यूचुअल फंड। गाइज, व्हेन आई रिकॉर्डेड दिस बैच, मुझे लगा था अंदर से कि शायद बच्चे वही वाले टॉपिक्स देखेंगे, लाइक फॉरेस्ट डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो ही देखेंगे, म्यूचुअल फंड कौन देखेगा? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई पूरी पढ़ाई हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिवाइजिंग म्यूचुअल फंड विथ मी, बट स्टिल since it was a promise of covering the whole of the portion, I thought we should definitely give some time to the mutual fund chapter also, and मैंने अपने बेस्ट समझ के हिसाब से एक representative सम हमने लिए हैं, राइट? तो एक सम लास्ट कराती हूँ and then we are sorted. Govind invested 1000 rupees in a mutual fund, the entry load of which is 2.25%. ये डिफरेंट बैंक का सम है और इंस्टीट्यूट का है भी नहीं है सम, मैंने अपने पास में से लिया है। He got 50 units. What is the NAV at the time of investment? ध्यान दीजिएगा, NAV के ऊपर में जब आप सेल्स लोड, आप समझते हो क्या होता है? एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। जब आप खरीदते हो तो आपके NAV में वो ऐड होता है, जब आप बेचते हो तो NAV में से माइनस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो NAV और सेल प्राइस में फ़र्क होता है। गोविंद invested ₹1000 in mutual fund at an entry load of 2.25%. He got 50 units. मतलब उस बंदे ने 1000 रुपये डिवाइड बाई 50 की प्राइस पे खरीदा 20, लेकिन 20 रुपया इज़ नॉट NAV, 20 रुपया उसकी प्राइस थी एंट्री लोड लगाने के बाद। ओके, तो वो जब आप 2.25% 20 में से हटाओगे तब जाके आपको NAV मिलेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। द म्यूचुअल फंड चार्जेस एग्जिट लोड ऑफ 0.50% और 6 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। फिर लिखा हुआ है इफ द रिडेम्पशन इज डन ऑन और आफ्टर 6 months बट ऑन और आफ्टर और बिफोर 1 year, what is the annualized return to the investor if he gets his investment redeemed on expiry of 6 months, assuming that NAV at that time was 25 per unit? एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है इसमें, 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान देना। 1000 रुपये का सबसे पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं कि NAV क्या है। तो 1000 रुपये का अमाउंट था, एंट्री लोड 2.25% का। सबसे पहले देखते हैं कि किस, मतलब बाय प्राइस क्या है इन्वेस्टर की, मतलब किस प्राइस पे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को बेचा। तो 1000 बाई 50, 20 रुपया पहले ही आ गया। तो आपको ध्यान, NAV प्लस एंट्री लोड इज इक्वल टू व्हाट? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, राइट? तो बेसिकली दिस पार्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो हाउ, लुक एट दैट। तो 20 इज NAV, 1 प्लस 2.25%, ये निकल गया 19.56। ओके, तो 19.56 इज द NAV जो उन्होंने पूछा था यहाँ पे ना, सब में पूछा है ना, व्हाट इज द NAV एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? उसके बाद क्या किया है कि समय पूछा रिटर्न, व्हाट इज एनुअलाइज्ड रिटर्न टू द इन्वेस्टर इफ ही गेट्स हिज इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड on expiry of 6 months, assuming that NAV at that time was 25 per unit. Now, NAV जैसे जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदते हो तो NAV में एंट्री लोड ऐड करके आपको कॉस्ट दिया जाता है, राइट? सिमिलरली जब आप बेचोगे ना तो NAV में से माइनस करके मिलेगा, सेम लाइक ब्रोकरेज ओनली।
तो यहाँ पे क्या किया है मैंने कि क्लोजिंग एनएवी 25 दिए और ये निकाल दिया 0.5%, ये तो आपको मिलेगा नहीं, तो 24.875। आपके पास में 50 यूनिट है, मैंने क्या किया कि 50 यूनिट को आप 24.875 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को क्लोजिंग अमाउंट आ गया कि मेरे हाथ में कितना पैसा आया। तो मेरे हाथ में 1243 आया, आपने लगाया कितना था 1000 रुपया, आपने निकाला कितना 1243.75, परसेंटेज रिटर्न निकला 24.375% फॉर 6 महीने, 1 साल के लिए हो जाएगा 48.75%। ये सम थोड़ा बैक कैलकुलेशन का है। इन दिनों मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ दैट इंस्टीट्यूट इज आस्किंग क्वाइट अ बैक कैलकुलेशन सम्स, खास करके एंट्री एग्जिट लोड वाले, सो यू बी प्लीज़ केयरफुल। ये सम को प्लीज़ आप 1 या 2 बार लिख के प्रैक्टिस करना, बिकॉज सम थोड़ा सा अलग है। मैंने अपने पास में से दिया है, आईसीआई का सम ये नहीं है। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे सम्स हैं जो मैं शायद यहाँ पे एक मैंने तो भी लिया इसलिए क्योंकि आपको भी मैं एटलीस्ट फील करा पाऊँ कि इस वैरायटी के सम्स भी म्यूचुअल फंड में होते हैं। रेगुलर में काफ़ी सारे कराती हूँ, बट अगेन आई एम बाउंड बाई टाइम इन दिस बैच। Guys, I hope you have liked the video, and I have been really short in mutual fund because I think you would want to focus a lot on the kind of other big chapters also, but mutual funds को भी आप ignore मत करना। आप major varieties मैंने cover करी है। On this understanding you can do the whole chapter actually, and this shouldn't bother you at all. Okay, thank you so much.